सीन की सूरत में हम देखते हैं कि एक हाई स्कूल लड़का घोड़े बेच के सो रहा होता है और वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अब उसके भी घोड़े लगने वाले हैं। उसके नाक में एक अजीब सा कीड़ा घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सिंजी छींक मार के उसे उड़ा देता है। एंड जैसे वो उस कीड़ा को मारने जा रहा होता है वो सीधा उसके हाथ में घुस जाता है एंड उसके बॉडी के अंदर जाने लगता है। लेकिन अब सिंजी भी स्मार्ट निकला, उसने अपने हाथ को एयरफोन से बांध दिया जिससे वो क्रीचर उसके बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाया। एंड उसके बाद उनके उसके पेरेंट्स भी उसके रूम में आ जाते हैं। लेकिन जब सिंजी उन्हें अपना हाथ दिखाता है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद हमारा बेटा नशे करने लगा है एंड ऐसे वहीं पे बेवड़ा बोल के चले जाते हैं। फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। स्कूल जाते वक्त उसकी लुगाई उसे धप्पा देने वाली होती है, लेकिन सिंजी उसे बिना देखे डॉज कर देता है। एंड फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल से वापस लौट रहा होता है। एंड तभी हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो खेलते खेलते कार के सामने आ जाती है। एंड सिंजी उसे बचाने के लिए एक ही हाथ से कार को रोक देता है एंड तब उसके हाथ में लिटरली एक आंख खुल जाती है जिसे देख सिंजी काफी ज्यादा डर जाता है। एंड इसी वजह से वो घर आते ही अपने हाथ को काटने की ट्राई करता है, लेकिन जैसे वो अपने हाथ पे चाकू मारने ही वाला था तभी उसका हाथ बोलने लगता है। अरे वाह, ये तो बोलने लगी। वो क्रीचर बोलता है कि उसका गोल था सिंजी के दिमाग तक पहुंचना, पर सिंजी के स्मार्टनेस की वजह से वो उसके हाथ में अटक के रह गया। एंड वो क्रीचर ये भी बताता है कि अगर उसने हाथ काट दिया तो क्रीचर मर जाएगा, लेकिन उसके बदले सिंजी को अपना एक राइट हैंड खो देना पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका हाथ बोलता है कि हमारे आसपास कोई और है। दोनों तो इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक कुत्ता है जो कि एक एलियन बनकर उनका पीछा करता है। तभी सिंजी का हाथ उसका दिल चुरा लेता है लिटरली। अगले सीन में सिंजी और उसका हाथ आपस में बात कर रहे होते हैं। वाओ गाइस, सिंगल ए एफ। एंड सिंजी उसे पूछता है कि उसे क्या बुलाए, जिसपे उसका हाथ रिप्लाई करता है कि तुम मुझे मिगी बुला सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिंजी बास्केटबॉल मैच में अपने किलर शॉट्स दिखा के अपने क्रश को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और एंड में तो वो लड़की खुद उसे डेट पे बुला लेती है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। लेकिन एक दूसरा क्लासमेट जिसका उस लड़की पे काफी बड़ा वाला क्रश था गुस्सा होकर सिंजी से भिड़ जाता है एंड वहीं पे उसे पटक के पहनने लग जाता है। आई मीन उसे मारना शुरू कर देता है, पर मिगी तुरंत उस लड़के पर अटैक कर देता है एंड वो बंदा वहां से डर के भाग निकलता है। फिर हमें सिंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिगी उसे क्लियर वार्निंग दे रहा होता है कि अगर सिंजी ने लैब में उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया तो वो उसकी आंखें फोड़ देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड वो दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं एंड वहाँ पे मिगी फील करता है कि शायद कोई एक और पैरासाइट उनके पीछे आ रहा है। एंड थोड़ी ही देर बाद एक सुनसान जगह पे उन दोनों का कन्फ्रंटेशन होता है। वो पैरासाइट सिंजी को होस्ट शेयर करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन मिगी साफ साफ मना करता है एंड बस कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंजी अपने लुगाई के साथ डेट पे होता है एंड वो दोनों हाथ पकड़े घूम रहे होते हैं एंड वो बाबू सोना वाले हंसी मजाक चल रहे होते हैं, एकदम नॉर्मल कपल वाइब्स, जो सैडली मुझे तो आज तक नहीं मिला। नेक्स्ट डे जब सिंजी वापस स्कूल जा रहा होता है तब मिगी उसे बोलता है कि कोई पैरासाइट उनके आसपास है एंड स्कूल पहुंचते मिगी कंफर्म करता है कि वो पैरासाइट यहीं कहीं आसपास है। असेंबली में मिगी कहता है कि वो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज है, पर इतने भीड़ की वजह से वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। फिर जैसे ही प्रिंसिपल एक नए टीचर को इंट्रोड्यूस करता है मिगी बोलता है कि यही है वो, उससे बिल्कुल भी आई कांटेक्ट मत करना, पर ऑब्वियसली अपना सिंजी कर लेता है और समझ जाता है कि वो उसे पहचान गई। क्लासरूम में पैरासाइट वाली टीचर सिंजी को काउंसलर ऑफिस में बुलाती है और वो सिंजी को बताती है कि भी उसे मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड बस उसका सीक्रेट छुपा रहे और उसे बाद में मिलने को भी बुलाती है। स्कूल के बाद वो एक और पैरासाइट बी के साथ आती है एंड वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड उसे वार्न करती है कि अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई तो वो पूरा स्कूल को खा जाएगी। आई मीन लिटरली खा जाएगी, कच्चा और जिंदा। अगले दिन पैरासाइट बी स्कूल में घुस के टीचर्स को पेलने लगता है जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स को एक्यूवेट किया जा रहा होता है एंड उस टाइम मिगी स्टूडेंट्स को शील्ड बनाने का आइडिया देता है, पर सिंजी मना करके एक खाली जगह पे चला जाता है जहाँ वो उसे फाइट कर पाए और तब मिगी उसे एक रोड देता है ताकि वो मिगी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में लड़ पाए। पर शायद पैरासाइट बी को उसके प्लान से कुछ खास मतलब नहीं था एंड जैसे ही पैरासाइट बी सिंजी को देखता है वो सीधा ऑफेंस मोड में आता है, लेकिन मिगी काफी देर तक सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है और सिंजी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। पर फाइनली सिंजी बोलता है इनफ इज इनफ और एक सरिया लेके उसके सीधे दिल में छेद कर देता है जैसे उसने तुम्हारे दिल में किया था। एंड फिर ये पैरासाइट भी रियो को तोमिया के पास भागता है हेल्प के लिए, लेकिन अपनी मैडम जी तो फुल कोल्ड मोड में होती है एंड उसे बचाने की जगह वहाँ से खुद ही निकल लेती है एंड वो सिंजी को भी वहीं पे मारने वाली होती है, लेकिन उसे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सिंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जब मिगी शावर ले रहा होता है। मिगी अपना साइंटिस्ट मोड ऑन करके सिंजी के बॉडी से अलग होकर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे पता चलता है कि वो सिंजी के शरीर के बाहर सिर्फ कुछ मिनटों तक ही सर्वाइव कर सकता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है स्कूल में रियो की प्रेगनेंसी वाली बात लीक हो जाती है जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो जाते जाते सिंजी को अपना प्लान बताती है एंड वो कैजुअली बोलती है कि उसका प्लान ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना हमेशा हमेशा के लिए। इसे सुनकर सिंजी गोटे मुंह में आते हैं पर वो बिना फाइट के वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें रात के डिनर का सीन दिखाया जाता है। सिंजी के पेरेंट्स एक कंट्री साइड ट्रिप पे जा रहे होते हैं जिसमें सिंजी उन्हें पहले रोकने की कोशिश करता है क्योंकि खुलेआम बहुत सारे पैरासाइट घूम रहे हैं एंड ह्यूमंस को लिटरली खा रहे हैं, पर मिगी सिंजी को समझाता है कि अभी तक पैरासाइट सिर्फ सिटीज में ही एक्टिव है तो इस हिसाब से शायद कंट्री साइड सेफ ऑप्शन है, जिसमें सिंजी ना चाहते हुए भी एग्री कर लेता है और उसके पेरेंट्स अगले सुबह ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं और वो उनके पीछे बस एक अनईजी साइलेंस छोड़ जाते हैं। फिर हमें एक तगड़ा मारधार वाला सीन दिखाया जाता है। सिंजी नगाई को बचाने के लिए गैंग में चला जाता है और ये नगाई वही बंदा है जिसको सिंजी के लुगाई पे क्रश है, पर उल्टा वो गैंग वाले फ्री की कसरत कर लेते हैं, मतलब दोनों को गंदी तरह से पेल लेते हैं। और तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है काना एंड इसके पास नाम ही काना है, लेकिन
लेकिन इसकी आंखें बहुत कातिल है, आई मीन लिटरली, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर सिनिची की आंखों में पड़ती है उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है जैसे उसने कोई सच्ची का भूत देख लिया हो। स्कूल में नगाई अपने सीनियर्स को पूरा इंसिडेंट समझाता है। इस पे सीनियर सिनिची को वार्न करते हैं कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो हमें बता देना ब्रो, हम संभाल लेंगे। बाद में जब सिनिची अपने लुगाई के साथ स्कूल से घर जा रहा होता है तब वही बुली गैंग उसे वापस से पकड़ लेते हैं एंड उसके लुगाई को पकड़ के सिनिची को वापस वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, आई मीन वापस से बहुत गंदा धोते हैं। तभी काना वहाँ पे वापस आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर तभी एंट्री होती है नगाई की जो अपने सारे सीनियर्स के साथ आया होता है और फिर पूरा उन्हें रिवर्स हो जाता है और सिनिची बच जाता है। घर पहुंचने के बाद काना उसका पीछा करते हुए आती है एंड उससे माफी मांगती है और उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और जैसे उन दोनों ने हाथ मिलाया उसे कुछ बहुत ही अजीब सा फील होता है और मिकी कामली बोलता है कि लड़की ह्यूमन है पर एक किसी तरह से पैरासाइट की प्रेजेंस थोड़ा बहुत सेंस कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कंट्री साइड में जहाँ सिनिची के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं और तभी एक पैरासाइट सिनिची की माँ पे पीछे से अटैक कर देता है और तुरंत उसके पापा भी अटैक करता है, लेकिन उसके पापा जैसा न तैसे करके वहाँ से निकल लेता है एंड एक टेलीफोन बोर्ड में जाकर सिनिची को कॉल करता है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई आवाज में सिनिची के मॉम के बारे में उसको बताते हैं और तभी फोन कट हो जाता है। फिर सिनिची काफी ज्यादा डर जाता है और मिकी पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने तो बोला था कि वो जगह बिल्कुल सेफ होगी और तभी मिकी बोलता है कि एक पैरासाइट हमारे तरफ आ रहा है और तभी डोर खुलता है और सामने खड़ी होती है सिनिची की मम्मी। सिनिची काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है लेकिन मिकी समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी रियल मम्मी नहीं है, लेकिन सिनिची कहता है कि चुप हो जा वरना मैं अपना हाथ काट दूंगा, लेकिन तभी वो पैरासाइट सिनिची का सीधा दिल पे अटैक कर देती है। सिनिची वहीं जमीन पे गिर जाता है। फिर हमें अगले समय दिखाया जाता है कि अब वो पैरासाइट सिनिची के पापा को खोज रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया होता है एंड धर्मी मिकी अपने आप को हार्ट शेप में बनाता है और खुद को सिनिची के अंदर फिट कर देता है। कुछ देर बाद सिनिची उठता है और नोटिस करता है कि वो बिना ग्लासेस के भी देख सकता है और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख तो समझ आता है कि शायद मिकी ने उसे हील किया होगा और फिर वो अपने मम्मी के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे साकुरा के हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पापा वहाँ एडमिट है और फिलहाल आउट ऑफ डेंजर है। ये सुनते ही सिनिची तुरंत बाहर निकल पड़ता है। बाहर उसे उसकी लुगाई मिलती है जो उसे देखने आई होती है, पर सिनिची सिर्फ इतना बताता है कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा है। रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है माकी एंड वो उसे उस हॉस्पिटल का रास्ता दिखाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसके पापा उसे बोलते हैं कि मॉन्स्टर वाली बात सिर्फ दिमाग की चोट का इल्यूजन था जिसमें सिनिची चुप रहता है पर अंदर से हिल चुका होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिकी बताता है कि उसे सिनिची को हील करने में बहुत सारे सेल्स यूज करने पड़े जिसकी वजह से उसे रोज 4 घंटे सोना पड़ता है और वो ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस डीप स्लीप से नहीं उठ सकता। अगले सुबह मिकी एक पैरासाइट को बीच की तरफ सेंस करता है। सिनिची माकी से रास्ता पूछता है और तेजी से भागता है एंड एक बड़ी सी वॉल के सामने आके माकी रुक जाती है पर सिनिची एक ही जम में 8-10 मीटर की वॉल क्रॉस कर देता है। फिर हमें अगले सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिनिची उस पैरासाइट को देखता है लेकिन तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी मम्मी को मारने वाला पैरासाइट नहीं है और मिकी बताता है कि इस पैरासाइट का भी दिमाग सही सलामत काम कर रहा है, मतलब ये भी उसी की तरह ह्यूमन और पैरासाइट का मिक्सचर है। एंड वो आदमी अपनी स्टोरी सुनाता है कि उसके डाइवोर्स के बाद वो समुद्र में कूदने जा रहा होता है लेकिन तभी पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से दोनों डूबने वाले थे एंड इसलिए पैरासाइट ने उसके मुंह के अंदर अपना डेरा जमा लिया और जिसकी वजह से दोनों की जान बच गई। सिनिची और आदमी एक ही जगह बैठकर अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं और मिकी अपने पैरासाइट होस्ट की चुगली करता है। वो आदमी जाते जाते कहता है कि अगर उसे कभी सिनिची की माँ को मारने वाला पैरासाइट दिखे तो उसे कॉल करेगा। रात को मिकी बताता है कि सिनिची के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं और जब मिकी उसके हार्ट हील कर रहा था तब उसका 30% पार्ट सिनिची के अंदर डिसअपियर हो गया एंड इसीलिए उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगला दिन जो कॉल करता है और वो कहता है कि उसने उसके माँ के मारने वाले पैरासाइट को देख लिया है और वो उसे जंगल की तरफ लेके जा रहा है। जब सिनिची वहाँ पहुंचता है पैरासाइट ऑलरेडी जो को मार चुका होता है लेकिन फाइट में सिनिची अपने नए स्किल्स को दिखाता है और वो पैरासाइट शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में वही बर्न मार्क होता है जो सिनिची के माँ के घाव पे होता है, पर पैरासाइट उसे खत्म करने वाला होता है तभी जो उसे बचा लेता है और दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिनिची के पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो दोनों घर वापस लौट आते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है एंड सिनिची मिकी को कन्फेस करता है कि वो शायद अपने इमोशंस को धीरे धीरे करके खो रहा है। उसे लगता है कि जब उसने अपने डैड को हॉस्पिटल में देखा था तो उसे रोना चाहिए था पर उसने कुछ खास महसूस नहीं किया एंड वो काफी ज्यादा अननेचुरली काम और कोल्ड बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट स्कूल जाते वक्त पता चलता है कि सिनिची की सेंसेस भी काफी ज्यादा एबनॉर्मल हो चुकी है। अगर वो ध्यान से फोकस करे तो वो अपने सराउंडिंग से कई मीटर्स तक सुन सकता है एंड तभी उसे एक पपी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। जैसे वो वहाँ पहुंचता है वो पपी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और मिकी कहता है कि वो अगले 10 मिनट में मर जाएगा। सिनिची अपने लुगाई के साथ उसे पार्क ले जाता है। उसकी लुगाई भी नोटिस करती है कि सिनिची पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और कोल्ड लग रहा है एंड जैसे वो पपी वहाँ मरता है सिनिची उसे सीधा डस्टबिन में फेंक देता है। ये देख के उसकी लुगाई काफी ज्यादा हॉरिफाइड और शॉक्ड हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। स्कूल में मिकी एक नया पैरासाइट सेंस करता है और उसका इंटेंशन काफी ज्यादा मर्डरस होता है। ये पैरासाइट सिनिची से खुद मिलने आता है। वो एक न्यू स्टूडेंट हिडियो शिमाडा होता है। हिडियो बताता है कि वो और तामिया पैरासाइट और ह्यूमंस के को एक्सिस्टेंस पे रिसर्च कर रहे हैं और सिनिची दोनों रेसेस के बीच का एक ब्रिज बन सकता है। हिडियो वादा करता है कि जब तक वो स्कूल में है वो उसे या उसके सोशल सर्कल को बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। दूसरी तरफ काना अपने सेंसेस को फॉलो करती है और वो सोचती है कि शायद वो सिनिची को फील कर रही है पर असल में वो हिडियो होता है। हिडियो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से पूछता है कि सिनिची आखिर उसे अच्छा क्यों लगता है और उसका हाथ फोर्सफुली पकड़ लेता है। तभी सिनिची वहाँ आ जाता है और सिचुएशन सॉल्व कर देता है। फिर काना इंसिस्ट करती है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ दे। रास्ते में सिनिची उसे
स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि वो आगे से कभी भी अपने सेंसेस को फॉलो ना करे। अगले सीन में हम देखते हैं यूको और सुजुकी को। दोनों ही शिनजी काफी अच्छे दोस्त होते हैं। सुजुकी मस्ती में यूको से पूछती है कि क्या उसे शिमाडा पे क्रश है, क्योंकि उसने उसके स्केच बुक में शिमाडा का पोर्ट्रेट देखा था। जिसमें सुजुकी कहती है कि उसे शिमाडा को ज्यादा ही परफेक्ट लगता है, जैसे कि वो कोई एक आर्टिफिशियल इंसान हो। फिर सीन शिफ्ट होता है शिनजी के घर पे। वहाँ कुछ सरकारी लोग उसके पापा से मिलने आए होते हैं। वो उन्हें वार्न करते हैं कि जो उन्होंने मॉन्स्टर मर्डर वाले दिन देखा था उसके बारे में किसी को कुछ ना बताए। ये बात पब्लिक हुई तो सोसाइटी में हंगामा मच जाएगा। ऑफिसर्स उन्हें एक पैरासाइट का स्केच दिखाते हैं और वो भी कंफर्म करते हैं कि उन्होंने यही चीज देखी थी। दूसरी तरफ यूको अपने ब्रदर को शिमादा का स्केच दिखाती है और पूछती है कि क्या इसे वो सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन उसका भाई जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है वो कहता है कि बिना प्रूफ के कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले दिन यूको चुपके से शिमादा को ऑब्जर्व कर रही होती है, तभी एक बॉल उसके सर पे जा लगती है, जिसकी वजह से सर में काफी बड़ा डेंट पड़ जाता है, पर कुछ ही सेकंड में वो उसे इजीली हील कर लेता है, जिसे देख के यूको के फट की चौसट हो जाते हैं। और स्कूल के बाद वो उसका पीछा करती है और वो देखती है कि शिमादा एक गली में अपना फेस और अपीयरेंस बदल रहा होता है, और लकीली शिमादा उसे नोटिस भी नहीं करता। घर आके यूको पूरा सोचती है और डिसाइड करती है कि डायरेक्टली शिमादा से ही सवाल करेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक खाली क्लासरूम में वो उसे कन्फ्रंट करती है और पूछती है क्या वो सच में ह्यूमंस को खाता है। सुनकर शिमादा मुस्कुराता है और बस एक ही सवाल करता है कि क्या तुमने ये बात किसी और को बताई है। और शिमादा अपने पैरासाइट फॉर्म में आ जाता है और यूको पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यूको यहाँ पे स्मार्ट प्ले करता है और उसके ऊपर एक केमिकल फेंक देती है, और उस केमिकल की वजह से शिमादा का रीजनरेशन रुक जाता है और वो बहुत ज्यादा पेन में चिल्लाने लगता है। फिर गुस्से में आके वो यूको पे अटैक करता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन यूको खुद को चुरा के भागती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में शिमादा उसे ऊपर से धक्का देता है और यूको सीधा नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ शिमादा अपने बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता एंड एक टीचर और 2 स्टूडेंट उसे देख लेते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स में शिमादा उन तीनों को मार देता है। ये सब मिकी सेंस करता है और शिनिची को वार्न करता है। इसके बाद शिमादा पूरे स्कूल में रैम्पेज करने लगता है और स्टूडेंट्स का एवेक्यूएशन शुरू हो जाता है। शिनिची को मालूम पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्लास में ऊपर फंसी है। वो पैनिक होने के बावजूद भी मिकी की हेल्प से अपने गर्लफ्रेंड तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ 2 स्टूडेंट्स के ऊपर डाउट करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और शिमादा उन्हें तुरंत मार देता है। शिनिची बिना देर के अपने गर्लफ्रेंड को उठाता है और वहाँ से एक ही जब में 3rd फ्लोर से सीधा नीचे आता है और उसे एक सेफ प्लेस जहाँ एम्बुलेंस भी होती है वहाँ छोड़ के चला जाता है। वापस स्कूल में पुलिस फोर्स आती है, लेकिन छोटे मोटे वे में शिमादा पे कोई काम नहीं करते। तभी मिकी शिनिची को बताता है कि शिमादा रूफ टॉप की तरफ आ रहा है। उसके बाद शिनिची एक पत्थर उठाता है और फुल फोर्स के साथ उसको चेस्ट पे फेंकता है, जिससे शिमादा नॉकआउट हो जाता है। अगले दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पैरासाइट्स के एग्जिस्टेंस को पब्लिक करने पर डिस्कशन करते हैं एंड डॉक्टर बताता है कि अगर उनके बॉडी सेल्स अलग हो जाए तो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते और मरने से पहले उनके बालों खींचने पे वो हिलते हैं, और इसको पैरासाइट डिटेक्शन का न्यू मेथड बताया और कल के सारे स्टूडेंट को कवर अप कर दिया गया है बस एक ड्रग एडिक्टेड किलर के नाम से। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। स्कूल काफी नॉर्मल हो जाता है और शिनिची की गर्लफ्रेंड से पूछती है इसने आके 3rd फ्लोर से कैसे जंप किया। इसमें शिनिची बस कैजुअली बोलता है कि वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, और एक फनी से ट्रेंड शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के बाल खींच के ग्रिड करने लगते हैं। तो इसके आगे की स्टोरी कवर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 एंड 1 के लाइक करवा दो।